चलिए ध्यान दीजिए, ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में आपका डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। मैं पहले ही बोला था कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंकअप चैप्टर है। तो जो हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़े हैं उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर आपका चल रहा था डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट कहने का मतलब सारणिक, और इसमें जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। हेडिंग लगाइए आप लोग, एप्लीकेशन 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 ऑफ डिटरमिनेंट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस मतलब हिंदी में हम लोग कह सकते हैं सारणिकों और अव्यूहों, सारणिकों और अव्यूहों का अनुप्रयोग सारणिकों और अव्यूहों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। चलिए देखिए क्या इसका एप्लीकेशन है। हम लोग सबसे पहले देखिए, लिखा भी है, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो बुक तो पढ़ना बच्चे छोड़ ही दिए हैं। इन दिस सेक्शन मतलब इस भाग में we shall discuss application of determinant and matrices। हम लोग डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस के एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स। मतलब 2 या 3 चर वाले रैखिक है ना समीकरण निकायों को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, है ना। और कहता है क्या, एंड फॉर चेकिंग, और ये चेक करने के लिए द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी क्या है ना, संगत है असंगत है, बात समझ गए ना। मतलब हम लोग इस भाग में, इस सेक्शन में डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का यूज करके सिस्टम ऑफ है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करना क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। और उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में भी जानेंगे कि कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और कौन इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझते हैं। कंसिस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत, और इनकंसिस्टेंट को असंगत। संगत मतलब अविरोधी, है ना। कहने का मतलब जिसका कोई ना कोई हल हो। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, अगर नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट के। तो पहले उसकी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर देते। देखो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है। सबसे पहला हम लोग यहां चर्चा करते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। हिंदी में बोलेंगे इसको संगत निकाय। क्या बोलेंगे, संगत निकाय। क्या बोलेंगे, संगत निकाय। देखो कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है। तो कहता है ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी सिर्फ लिख सकते हैं। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is said to be consistent, is said to be consistent। ये consistent कहलाएगा, कब कहलाएगा, if its solution, if it's one or more मतलब एक या एक से अधिक
वन और मोर सोल्यूशन, वन और मोर सोल्यूशन, सोल्यूशन एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब जब इसका सोल्यूशन, इसका हल एग्जिस्ट करता हो। हिंदी में क्या लिखिएगा? कंसिस्टेंट संगत निकाय किसको कहेंगे? तो लिखिएगा समीकरण का निकाय, समीकरण इक्वेशन मतलब क्या हुआ? समीकरण, समीकरणों का निकाय, समीकरणों का निकाय संगत, समीकरणों का निकाय संगत कहलाता है, कहलाता है यदि, यदि इसका, यदि इसका एक या एक से अधिक, यदि एक या एक से अधिक, यदि इसका एक या एक से अधिक हल का अस्तित्व हो। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है? अस्तित्व हो। क्लियर? दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। दूसरा क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, 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 इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहते हैं? निकाय। हिंदी में इसको बोलेंगे असंगत। हिंदी वाला बुक है ना सबके पास? जिसके पास है देखो, उसी को जरूरत भी है। असंगत निकाय, तो असंगत निकाय किसको कहेंगे? है ना? संगत या असंगत दिया है ना? हिंदी वाले में क्या दिया है? संगत असंगत ही ना दिया है। हाँ ठीक तो है, संगत असंगत। असंगत किसको कहेंगे? तो ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी, वही बात को लिखना है। हाँ, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी, is said to be inconsistent, 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 inconsistent कहलाएगा। कब कहलाएगा? if its solution does not exist, if its solution, अगर इसका हल अस्तित्व में ना हो, if its solution does not exist, does not exist मतलब अतः समीकरणों का निकाय असंगत कहलाता है। समीकरणों का निकाय, समीकरणों का निकाय असंगत कहलाता है, असंगत कहलाता है, कहलाता। कब? यदि, यदि इसका हल, यदि इसका हल, यदि इसके हल का अस्तित्व नहीं हो, यदि इसके हल, सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? हल का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नहीं। क्लियर हुआ? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्लियर हो गया। जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको इनकंसिस्टेंट, नहीं इनकंसिस्टेंट। आप लोग ये चीज 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, संगत समीकरण और असंगत। संगत का ही दूसरा नाम था अविरोधी और असंगत का दूसरा नाम था विरोधी। तो अविरोधी समीकरण जो संगत होता था उसका एक हल होता था, कोई ना कोई हल होता था, और विरोधी का कोई हल होता था नहीं। तो सिंपल सा बात है। अब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को के इनवर्स को यूज करके हम लोग कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहां पर हेडिंग लगाइए, सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन यूजिंग, यूजिंग
यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब हम लोग कह सकते हैं आव्यूहों के प्रतिलोम, इनवर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम ना, प्रतिलोम बोले या व्युत्क्रम बोले, व्युत्क्रम लिखते हैं। चलिए हिंदी वाले बुक में क्या दिया है एग्जैक्ट हिंदी, व्युत्क्रम, अव्यूहों के व्युत्क्रम का उपयोग करके, यूज मतलब क्या हुआ, उपयोग, का उपयोग करके समीकरण निकायों का हल, हिंदी में इसको यही बोले। अब देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को चाहे वो 2 वेरिएबल को हो या 3 वेरिएबल को, है ना, मैट्रिक्स के इनवर्स को यूज करके हम लोग उसका सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं। यहां पर आपके बुक में यहां 3 गो वेरिएबल का मान लिया है, इसका देखिए एक ही चीज लिखा है कि लेट अस एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज मैट्रिक्स इक्वेशन, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया रहेगा उसको मैट्रिक्स इक्वेशन में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे, एंड सॉल्व, और उसको सॉल्व करेंगे देम यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके, ये प्रोसेस लिखा है। अब यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं, विचार करते हैं। देखिए कंसीडर ए सिस्टम, consider the system of equation, consider the system of equation, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर हम लोग कंसीडर करते हैं, इक्वेशन एक लेते हैं, यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेते हैं a1x प्लस कितना b1y प्लस कितना c1z, c1 कितना z बराबर कितना d1 बराबर d1। यहां पर हम लोग लेते हैं a2x प्लस b2 कितना y प्लस c2 कितना z बराबर कितना d2, और ये ले लिए यहां पर a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर कितना d3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर गौर से देखेंगे तो यहां वेरिएबल कौन है, एक्स वाई जेड, वेरिएबल कौन है, बाकी ये सब तो क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हम लोग यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर हम लोग विचार करते हैं, और विचार करने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि इसको पहले हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन में। और मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए लेट हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ए बराबर एक मैट्रिक्स मानते हैं जिसका एलिमेंट है a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 और c2, और ये हो जाएगा a3 b3 और c3। क्लियर है, ए बराबर हम लोग मान लिए, यहां पर एक मैट्रिक्स माने, ये क्या माने, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट नहीं, क्या माने, मैट्रिक्स, ये ए बराबर। एक हम लोग मैट्रिक्स कैपिटल एक्स बराबर मानते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, क्या मानते हैं, एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स माने, ठीक है। एंड एक बी बराबर मानते हैं, कैपिटल बी बराबर, जिसका मैट्रिक्स मानते हैं d1 d2 और d3, d1 d2 और क्या d3। क्लियर। अगर मैं a बराबर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 मान लें, और x बराबर जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड वो मान लें, और b बराबर d1 d2 d3 मान लें, और इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये b आएगा, बराबर b लिखेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। सोचिए अगर मैं ये मानूंगा तो क्या ये एबव इक्वेशन को x बराबर b लिखा जा सकता है। आप इस दोनों को पहले ये बताइए, दोनों मल्टीप्लाई होगा, एकदम होगा। ये 3 × 3 ऑर्डर है, ये 3 × 1,
ये मल्टीप्लाई ओवर क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर कितना d1, वही लिखा है। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जब हम इसको माने हैं तो कहते हैं देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन है, ऊपर वाला। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन, इसको लिखा जा सकता है, कैन बी रिटेन, कैसे लिखा जा सकता है, कैन बी रिटेन एच, कैसे लिखा जाता है बताओ, क्या इसको लिखा जा सकता है ax बराबर कितना b, बोलो लिख सकते हैं x बराबर b। आप देख लो अगर हम लोग इसको a और x को मल्टीप्लाई करेंगे बराबर b तो ये चीज आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहां से दो चीजें होती है, अब इससे आपको एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए यहां से दो चीजें आएगी। यहां पर केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं भाई, कितने लोग बताएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर। हाँ, मान के चलें कि इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स, देन इट्स इनवर्स, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। देन इट्स इनवर्स, देन इट इनवर्स क्या एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना जी। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर x बराबर b, हम इसको इनवर्स मेथड से कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू। ए लड़का क्या गप कर रहा, बोर्ड पे ध्यान दो ना जी, मुंह चाप रहा है छट्टा के। अभी पूछे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते तो बता नहीं रहा था, गप करने के लिए तैयार है। यहां से इक्वेशन आया मेरा, अगर ए बराबर वो लिखे थे एक्स बराबर वो बी, तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग एक्स बराबर क्या बी लिख सकते हैं। अब यहां से केस फर्स्ट में लिखे कि एक ऐसा मैट्रिक्स हो नॉन सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसको ना हम सॉल्यूशन इनवर्स मेथड से कर पाएंगे। तो नाउ एक्स बराबर कितना बी। अब इसमें प्री मल्टीप्लाइंग करते हैं, क्या करते हैं प्री मल्टीप्लाइंग, पोस्ट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग कितना, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बोथ साइड बाय कितना, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स दी गेट, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, प्री मतलब होता है पहले, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी होगा, यस या नो। ए इनवर्स इंटू ए का मान कितना होगा आई, ये पढ़ाए थे, ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर कितना आई, तो आई इंटू एक्स बराबर कितना ए इनवर्स कितना बी। अब आई इंटू एक्स का मान किसके बराबर, एक्स के बराबर। कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते वही आता है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए इनवर्स इंटू कितना बी। अब ये जो एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी जो आएगा वही इक्वेशन क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। यहां पर एक्स का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे स्मॉल एक्स बाई जेड, यहाँ ए इनवर्स निकाल के कुछ चीजें आएगी बी आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा दीजिएगा। यही इक्वेशन, ये जो इक्वेशन एक्स बराबर जो आपको आया, हम यहां पर इतना करके लिखे, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो डायरेक्ट एक्स बराबर बी और ए अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो एक्स बराबर डायरेक्ट लिख देंगे ए इनवर्स कितना बी। इतना करने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। अब यहां पर देखो लिखा दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, ये जो आपको आया एक्स बराबर जो आपको आया ना ए इनवर्स इंटू बी, वही लिख रहा है दिस मैट्रिक्स इक्वेशन। ये जो मैट्रिक्स का इक्वेशन है, मैट्रिक्स मतलब अव्यूह समीकरण, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, यह अव्यूह समीकरण, अव्यूह का समीकरण है ना। प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब देना, प्रोवाइड मतलब प्रोवाइड्स द, है ना, प्रोवाइड्स द यूनिक सॉल्यूशन, प्रोवाइड्स द यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। क्यों यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, कोई बच्चा बताएगा हमको। यूनिक सॉल्यूशन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।
ये क्यों यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि देखो लिख देते हैं बिकॉज, क्योंकि मैं आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। एक थ्योरम भी था यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, आपके बुक में भी लिखा है ना। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, एज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक बिकॉज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बिकॉज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज क्या? यूनिक। मैट्रिक्स इज यूनिक। यूनिक मतलब अद्वितीय, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एक और केवल एक ही इनवर्स होता है। लिखा है दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन क्या? मैट्रिक्स मेथड। यही मेथड जो कहलाता है दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग, दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग, अगर इस मेथड से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दिस मेथड of solving system of equation, of solving system of equation it's called क्या? मैट्रिक्स मेथड। it's called क्या? मैट्रिक्स मेथड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स मेथड। ये बात को अगर हिंदी में जिस विद्यार्थी को लिखना है, हिंदी वाला बुक पकड़िए, लिख लीजिए। से किसी बच्चे को अगर ये स्टेटमेंट लगाई कुछ इंग्लिश लिख दिए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो हिंदी वाले बुक से लिख दीजिए। ये सीधे लिखेगा कि यह, है ना, अव्युह समीकरण दिए गए, है ना, समीकरण निकायों का अद्वितीय हल देता है, देगा, क्योंकि किसी भी अव्युह का, है ना, इनवर्स जो व्युत्क्रम जो होता है वो अद्वितीय होता है। और अगर इस मेथड से, इस विधि से, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब समीकरण के निकायों को अगर हल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्युह विधि करते हैं। देख लीजिएगा हिंदी में। देखिए आप हमारे साथ साथ रहिएगा, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंग्लिश लिखते तो हिंदी नहीं बोलते, हिंदी बोलते ही बोलते हैं। आप बुक रखिए, उस अनुसार से आप काम कीजिए, ठीक है। अब ये केस फर्स्ट ऐसा लिए थे कब? जब ए नॉन सिंगुलर था तब। अब अगर ए सिंगुलर होगा तब क्या होगा? सुनो केस टू में, केस टू में देखिए, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसका जब सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन भी हो गया, एक भी सॉल्यूशन अगर रख दिया, अगर हो गया, तो ये कैसा होगा? कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, है ना। अब केस टू की हम लोग बात करते हैं। किसका? केस टू। केस टू हमारा देखिए कहता है कि इफ, गप नहीं करो, ध्यान से समझो, इफ ए इज ए सिंगुलर, ए इज ए सिंगुलर। इसलिए आधा विद्यार्थी को क्यों नहीं आता है, गप करते रहेगा क्लास में, समझ में नहीं आएगा, फिर क्लासे छोड़ देगा। देखिए ना, क्लास खाली हो गया। जिस दिन डिटरमिनेंट चालू किए तो सब एकदम बढ़िया से नहा धो के स्नो पॉलिश लगा के एकदम आया कि ना पढ़ेंगे डिटरमिनेंट बढ़िया से, आज चैप्टर लास्ट होते होते गायब। अब सोच लीजिए कि अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। आप फिर नया चैप्टर देखिए स्टार्ट होगा, फिर भर जाएगा। इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा देन तो क्या होगा? ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 के बराबर। सिंगुलर उसी को ना कहते हैं जी। कह रहा है क्या? इन दिस केस, इस अगर ऐसा होता है तो इन दिस केस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बी कैलकुलेट, कैलकुलेट मतलब गणना करना। हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? ए ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। अब यहां पर दो केस दिया है, ए और बी। अब यहां पर दिया है ए में, कहता इफ अगर ए ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी का मान जो आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नॉट इक्वल टू 0, 0 यहां पर किसको डिनोट कर रहा है? नल मैट्रिक्स को। देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा? एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब समीकरण निकाय जो कहलाएगा, समीकरण निकाय क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इज कॉल्ड क्या? इनकंसिस्टेंट। हिंदी लिखना लिखिए कि अगर
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो के बराबर नहीं होगा तो है ना यहां पर हल का अस्तित्व नहीं होगा, हल का अस्तित्व नहीं होगा। और जब हल का अस्तित्व नहीं होता है तो समीकरण निकाय कैसा कहलाता है? असंगत। क्या कहलाएगा? और दूसरा केस में देखिए, केस 2 में एक और बी पॉइंट दिया है, पॉइंट बी में कहता है कि अगर ये जीरो के बराबर हो जाए, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके बराबर हो जाए? जीरो के, देन सिस्टम में बी, देन सिस्टम, तो सिस्टम जो होगा में बी मतलब हो सकता है, देन सिस्टम में बी कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी, मतलब संगत भी हो सकता है और असंगत, इनकंसिस्टेंट। किसके अकॉर्डिंग? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, है ना। अकॉर्डिंग एज, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग किसके अनुसार? अकॉर्डिंग एज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, किसके अनुसार? अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन रखेगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंट, और नहीं रखेगा तो इनकंसिस्टेंट। अकॉर्डिंग एज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव आइदर इनफाइनाइटली, या तो आइदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और क्या? नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और मतलब अगर अनेक सॉल्यूशन रखेगा, मतलब सॉल्यूशन रखेगा तो क्या होगा? देखो, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रखेगा तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट। और अगर नहीं रखेगा, देखो यहां लिखा है नो सॉल्यूशन, अगर नहीं रखेगा तब क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। उसके अकॉर्डिंग, यही तो है, इसमें और कोई थ्योरी नहीं है। हिंदी जिसको लिखना है हिंदी वाले बुक में देखिए, लिख लीजिए। और नीचे ना, यहां से उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। कल इंग्लिश में छुट्टी है। ऊपर करें, यहां पर 3 वेरिएबल मान के चले हैं, 2 वेरिएबल का भी रहेगा तो क्या करेगा? ए बराबर क्या होगा? A1 B1 A2 B2, है ना। C1 0, कैपिटल X बराबर X वाई होगा, और B बराबर D1 D2 सिर्फ होगा। ऊपर करें, क्या किसी को समझने में दिक्कत तो बोलिए।
ऊपर करें, जहां समझ में नहीं आएगा पूछेगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने यहां मैट्रिक्स के रूप में a बराबर माना क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, कैपिटल x बराबर x y z और कैपिटल B एक मैट्रिक्स माना d1 d2 d3। तो ऊपर के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं x बराबर b। नहीं विश्वास है तो वहां पर a के जगह पर जो माने x के जगह पर माने और b रख के देखिए वो बराबर आता है कि नहीं आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म करता है कि नहीं, वो जरूर करेगा। अब यहां से दो केसेस आई। पहला केस क्या आया, जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर होगा तो उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइंग कर दिए, उससे ला दिए हम लोग इक्वेशन एक्स बराबर कितना, ए इनवर्स इंटू बी। ये जो इक्वेशन एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी आया है, ये जो इक्वेशन एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी आया है, यही मैट्रिक्स इक्वेशन जो है दिए गए समीकरण निकायों का अद्वितीय हल देगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम जो होता है अद्वितीय होता है। और अगर इस मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको कौन सा मेथड बोलेंगे, मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड। केस 2 में अगर ए नॉन सिंगुलर नहीं सिंगुलर हो गया तो ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर, वैसे केस में हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम लोग निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे और हम लोग देखेंगे कि उसका मान 0 के बराबर आया कि नहीं आया। अगर उसका मान 0 के बराबर नहीं आता है तो किसका, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जब सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है नहीं है लिखा है, डज नॉट एग्जिस्ट लिखे है ना, यहां पर ए नहीं, ए का डिटरमिनेंट नहीं, यहां देखो देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। कब, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और वैसे कंडीशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर 0 के बराबर होगा तो है ना कंसिस्टेंट भी कहला सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। किसके अकॉर्डिंग, अगर वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रखता है या नो सॉल्यूशन। नीचे करें, हो गया। जिसको ये बात हिंदी में लिखना है हिंदी वाले बुक का सहारा लीजिए, हिंदी वाले बुक में लिखा हुआ है, उस बुक भी पलटो तब ना पता चलेगा। बुक नहीं लाई है तुम,
आधा बचवा तो बुके नहीं लाता। लिख लिए? जल्दी लिखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया? बढ़े आगे, बोलिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन कैसा है? हम्म। 4.6 था। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 4.6 का एग्जाम्पल नंबर 17 है। 17 नहीं, 27। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा ये बताइए, अगर इसमें को ये क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में नहीं देता तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते? आराम से लुप्तीकरण विधि लगा देते आप लोग, एलिमिनेशन मेथड। अगर हम 2 से गुना, अगर हम 5 से गुना, अगर y को घटाना है तो घटा देते। लेकिन नहीं, यहां पर मैट्रिक्स के इनवर्स को यूज करके इसको सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे समझिए ध्यान से। पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर गिवन
यहां पर लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ क्या, लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिया गया है ना रैखिक समीकरण निकाय। क्या है रैखिक समीकरण निकाय? तो 2x, क्या है रैखिक समीकरण निकाय? 2x प्लस 5y बराबर कितना 1 और 3x प्लस कितना 2y बराबर कितना 7। दिया गया समीकरण निकाय इतना ही है ना, बोलो है। अब यहां पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। देखिए उसमें कैसे लेट किए थे, यहां भी लेट कीजिए। लेट यहां पर a बराबर क्या होगा, यही ना a1 b1 है, ये 2 5 3 और कितना 2, इतना ही ना होगा, दो ही ऑर्डर का ना। और कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा x बाई 3 गो रहता तो 3 गो करते है ना। एंड b बराबर क्या हो जाएगा बताओ, वाह बहुत बढ़िया 1 और कितना 7। तो देन अगर ये किए हैं तो लिख सकते हैं देन द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation, system of linear equation, then the given system of linear equation can be written, इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज, कैसे अभी ना बताए थे, कैसे ax बराबर b, x बराबर, अब x बराबर b है तो x बराबर a इनवर्स होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a का डिटरमिनेंट ये सिंगुलर है कि नहीं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। नाउ अब सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकालो। a का डिटरमिनेंट मतलब 2 5 3 2 का डिटरमिनेंट, सही है, 2 दूनी 4 और 3 गुने 5 मतलब -11 आएगा। बोलो अब यहां पर कहेंगे चूंकि a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसलिए a इज ए कैसा, a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड भी लिख सकते हैं, एंड ए इनवर्स है ना इज क्या एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना जी। जब तक ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब हम लोग चलेंगे किससे, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम किससे 1 से, फ्रॉम समीकरण कितना 1, समीकरण 1 कितना है ax बराबर कितना b, तो इससे x बराबर कितना होगा a इनवर्स इंटू b। अब उतना मल्टीप्लाई करके ना निकालेंगे, डायरेक्ट a इनवर्स इंटू कितना, अब a इनवर्स इंटू b करेंगे तो a इनवर्स की जरूरत पड़ने वाला है, तो उससे ज्यादा बढ़िया है पहले इसको लिखने से पहले आप इसका a इनवर्स निकाल लीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आप बताओ a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ए नॉन सिंगुलर होगा तो a इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स विल बी एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, ठीक है। अब a इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। अब हम लोग इसलिए एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a। कितने लोग एडजॉइंट ऑफ a निकाल सकता है इसका, सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालकर ट्रांसपोज, जो फंडामेंटल मेथड है, और नहीं तो डायरेक्ट के लिए इसको इंटरचेंज और इसका साइन चेंज, यही ना। ऐसे भी आप इसका निकालोगे, इसका कितना आ गया 2, इसका कितना आ जाएगा -3, इसका -5, इसका 2, और इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेंगे तो रो का कॉलम 2 -3 -5 और 2, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a, 1/-11 ना, देखो, और ये हो जाएगा 2 -5 -3 और 2, इसको 1/-11 से मल्टीप्लाई करो, -2/11 5/11 3/11 और -2/11, यही आएगा ना। अब हम लोग चलेंगे किससे, फ्रॉम 1 से। देखो कैसे निकलता है, फ्रॉम किससे, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, ax बराबर कितना, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, a इनवर्स इंटू
एक्स का मान कितना था, एक्स वाई जेड, नहीं एक्स से वाई था, धुइए को था एक्स वाई था ना। ए इनवर्स क्या आया देखो, वहां लिखल है -2/11, 3/11, अच्छा 5/11, 3/11 -2/11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी के साथ। बी कितना था 17। क्या गुना करके ले आएंगे, अगर इसको हम गुना करेंगे, देखो यही है, मैं इनवर्स के मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसको गुना करो, क्या होगा, ये 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 × 1, तो गुना करने के बाद 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो -2/11, 7×5 = 35, 33/11 बचेगा, मतलब 3 बचेगा, और एक ही गुण होगा। इसको करोगे 3/11 -14 -1 बचेगा। क्या सही है। अब इक्वालिटी करेंगे कहां से, फ्रॉम इक्वालिटी, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ये कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोगों को नहीं आया, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी गेट। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या ऐसे आया, सबको आ गया ना, तुमको नहीं आया, गुना करने मैट्रिक्स आता है। ये देखो यहां पर ये 2 × 2 ऑर्डर का है, ये 2 × 1, गुना करेंगे 2 × 1 ऑर्डर मिलेगा। इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, एक ही को कॉलम है, तो -2/11 आई हो जाएगा 35/11, -2/11 35/11, 33/11 कटेगा 3। इस समझ में आया। इसको उसी तरह करेंगे 3/11 -14/11 -11/11 -1। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कहता है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, तो x बराबर क्या आएगा 3 और y बराबर कितना -1। यही क्या हो गया आंसर। आप ऐसे भी जो बचपन में आप लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे उससे भी सॉल्व करते तो वही चीज आता है, लेकिन यहां पर आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके सॉल्व करना है। यहां पर 2 वेरिएबल वाला था, 3 वेरिएबल वाला भी बताते हैं, पहले इसको लिख लो। देखिए कोई भी मैथमेटिक्स में ना, मैथमेटिक्स में यहां से लिखना है, मैथमेटिक्स में देखिए कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं ना, उससे ज्यादा कि जब उसका हम अप्लीकेशन करेंगे तब चीजें समझ में स्पष्ट होती है। लीनियर इक्वेशन जो था वो कितने वेरिएबल का था, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का भी रह सकता है, 4 वेरिएबल का भी रह सकता है, नहीं 3 तक ही रहे, आपके बुक में 3 ही रहे। कौन, यही क्वेश्चन 3 वेरिएबल वाला, अब बताओ, बहुत सा नहीं आया, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहे ना बच्चा लोग कितनों कह लीजिए, वो समझने वाला इंसान है ना। जरी सो गर्मी की छुट्टी हुआ घरे भाग गया, पता न घर का है, भाग जाता है, घर में होकर एसी लगल है का, कहता नहीं सर घर में ना, गांव में पेड़ पौधा है, ठंडा लगता है, झरक मारता होगा, यहाँ घर में आप पते न चलता है। अरे ठीक है, 1-2 दिन का छुट्टी हुआ, मौसम गर्म है, थोड़ा सा सरकार का भी आदेश, तो घर में अपना पैक होके सुरक्षित तरीका से पढ़ेंगे। जो पीछे छूटा हुआ ना, ट्रेन पकड़ लेगा तुरंत घर ही, पढ़े लाया है कि तुम क्या लस रही है, तुम वो ट्रेन पकड़ लेती है ना।
जल्दी करो। तीसरा, 3 वेरिएबल वाला एक बताते हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट है, बस मिसलेनियस बचा है। क्या करें? ऊपर करें। अरे लिखा तुम लोग, ऊपर करें। एकरा में यस छूट गया लगता है, कैसे लिखा? छूट गया। हाँ, अब अगर किसी बच्चे को इनवर्स निकालने नहीं आता है तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। ए, इसको नीचे दे लाओ।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आए, बोलिए जल्दी। बने आगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, करा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। कैसे कह रहा है मैट्रिक्स में, चलिए स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाँ गिवन सिस्टम ऑफ, हाँ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा, दिए गया रैखिक निकाय समीका, समीका नहीं रैखिक निकाय समीकरण, हिंदी मीडियम वाला लिखिएगा दिए गए रैखिक समीकरण का निकाय। लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण का निकाय। सिस्टम मतलब क्या होता है, निकाय। दिए गए रैखिक समीकरण का निकाय क्या है भाई, हाँ 3x माइनस कितना 2y, दूसरा कलर से लिखते हैं, ये 3x माइनस कितना 2y अब प्लस 3z बराबर कितना 8, और ये है कितना 2x प्लस कितना y माइनस z बराबर 1, और ये है 4x प्लस कितना 3y, अच्छा माइनस है 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर कितना 4, है ना भाई। क्या मानेंगे उसके बाद बताओ, हाँ यहाँ पे हम लोग फिर मानेंगे उसी प्रकार से लेट एक मैट्रिक्स ए मानेंगे, इसका एलिमेंट हो जाएगा 3 माइनस 2 3, साइन के साथ लिखेगा, हाँ 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 और 2, सही है, ये ए हो गया। कहा -2 दिखा नहीं आपको, ये जेड है, कैपिटल एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स वाई और क्या जेड, ठीक है, एंड बी बराबर d1 d2 d3, तो 8 1 और 4, 8 1 और 4, फिर वही लिखेंगे, देन द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation can be written as, then the given system of, तो दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन मतलब लिखा जा सकता है, रिटन एज, हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा, तो दिए गए समीकरण निकायों को, दिए गए समीकरण निकाय, दिए गए रैखिक समीकरण निकाय, लीनियर है ना जी, तो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, कैसे भाई, कैसे लिखा जा सकता है, ax बराबर b,
या लिख देते हैं हिंदी भी, नहीं तो हिंदी मीडियम वाला कहेगा सर खाली इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और कहती है यस सर, है ना। एक्स बराबर क्या, अभी आप एक्स बराबर इनवर्स भी नहीं कर दीजिए, आप पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल कर चेक कीजिए कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अगर ए सिंगुलर आ जाएगा तब निकल इनवर्स एग्जिस्ट होगा। वन समीकरण मान सकते हैं। ओ, पनिया कौन पी गया रे, चले कब। चलो जल्दी करो, आधा काम कर दिए, करो अपने से करो, गलती होगा तो होगा, उसके लिए डरना नहीं है। जल्दी एक का डिटर्मिनेंट निकालो। एक का डिटर्मिनेंट निकला, कितना आया, -23। ले कैलकुलेशन गड़बड़ा दल के, कैलकुलेशन ही सब गड़बड़ा दल के। नाउ अब सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये 3 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया, 2 1 -1 और 4 -3 और 2। देखो प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ हो गया 3, ऐसे कट होगा, ये 2 -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस, इसका साइन माइनस होता है, लेकिन -2 है तो माइनस माइनस प्लस, ऐसे काटेंगे, 2 दूनी कितना 4 और +4 होगा, है ना। और ये 3 होगा, ऐसे काटेंगे क्या होगा, -6 माइनस कितना 4, अब ये हो जाएगा कितना -3 ना, और 8 दूना 16 और माइनस कितना 30, तो 16 पॉजिटिव में 33, मतलब -17 आ रहा है क्या, चलिए -17 सबको इतना आया, किसको किसको नहीं आया, जल्दी चेक करो, कॉपी देखें, खाली छापता है क्या, नहीं क्या, तुम तो छापिए रही थी। -17 आया, तो फिर वही बात लिखिए, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए ए इज ए क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स विल बी क्या, एग्जिस्ट। उसके बाद ए इनवर्स निकालिए, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाए थे, कैसे निकालेंगे, ज्वाइंट निकाल कर, एडजॉइंट निकाल कर इनवर्स निकालिए जल्दी सा।
अब यहां क्या लिखेंगे, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि ए का डिटर्मिनांट जो हुआ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इज ए कैसा, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स विल बी क्या, एग्जिस्ट, विल बी एग्जिस्ट। क्लियर है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब सबसे पहले इसलिए यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालकर ट्रांसपोज, कोफैक्टर निकालकर, कैसे कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कितना आएगा, इसका साइन प्लस होता है भाई, ये 2 और -3, -1 आएगा ना, हाँ 2 -3 -1 आएगा जी। इसका साइन प्लस होता, चेंज नहीं ना करेगा। चलिए इसका देखो कोफैक्टर, ऐसे गुना करेंगे 2 दूनी 4, ये 8 होगा, लेकिन उसका चिन्ह माइनस होता है ना, तो -8 चिन्ह के साथ लिखते हैं माइनर को, तो कोफैक्टर कहलाता है। ये -6 -4 -10, चिन्ह, चिन्ह में परिवर्तन नहीं। हाँ देखा भाई, गड़बड़ ना करो तुम। हो जाएगा कितना, -9 और +8 -1, लेकिन इसका साइन क्या होता है, निगेटिव, इसका -1, इसका 3 7। बुक देख के बोल रहे हो क्या, ये निकाले हो। इसका हम लोग फिर क्या लेंगे, ट्रांसपोज, रो का कॉलम कॉलम करो, -1 -8 -10, ये -5 -6 1 -1 3 7। क्या गड़बड़ हुआ है, कहाँ पे, ये वाला, ये वाला गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। -3 -6 -9, एकर साइन निगेटिव होता है, हिल कहता है दूसरा पर भरोसा नहीं करने का, है ना जी। चलिए अब सही है, सब लोग मिला लो, इतना आया है, एडजॉइंट ऑफ ए सबको इतना आया है। अब क्या क्या, अब क्या निकालेंगे, ए इनवर्स, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये 1/a का डिटर्मिनांट कितना आया था, -17, और ये हो जाएगा -1 -5 -1 -8 -6, ये 9, ये -10 1 और कितना 7। इसको हम लोग गुना कर लेंगे, कितना रहेगा, 1/17 5/17 1/17 8/17 6/17 और -9/17, ये 10/17 1/17 1/17 और -1/17 और -7/17। देख लो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब किससे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या था, ax बराबर b, तो x बराबर क्या होगा, a इनवर्स इंटू b। x की वैल्यू कितनी है, x y z, है ना भाई। a इनवर्स कितना है लिखो, हाँ a इनवर्स लिखेगा और b लिखेगा। चलिए करो, अब हम नहीं करेंगे, हाँ कर लेंगे, कब, अभी करो सब, बाद के लिए नहीं छोड़ना है।
जल्दी करो, लिखो और गुना करो, क्या आता है। हम लोग आंसर के करीब हैं। तो क्या मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आ गया। देखो यहां पर ये कितना 1/17 है, 1/17, 5 कितना 17, और 1 कितना 17, ये 8/17, और 6 कितना 17, और -9 कितना 17, ये 10/17, और -1/17, और -7 कितना 17। इसको b से गुना करेंगे, b कितना था 814। अब ये गुना करो, अपने आ जाएगा। मैट्रिक्स का गुना करने आता है ना। इधर हमारा हो जाएगा कितना, इधर तो वही रहेगा x y और कितना z। इधर गुना करो, ये 8 5, 8 5 13 4 17/17, तब तो ये 1 आ रहा है जी। 88 64 और 6 70 में से 36 जाएगा 34, ये 2 आएगा, जरूरी 3 आया होगा, है ना। ऐसा मुझे लग रहा, अनुमान सही अनुमान है। चलिए सही अनुमान है, तो वैल्यू निकल गया ना। इक्वालिटी से x का मान कितना 1 आ जाएगा, y का मान 2, और z का मान 3। आंसर क्या ये चैप्टर बना लेंगे। एक और क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 18 में, जो 28 नहीं 29 है। अब 29 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअली किया है क्या, हाँ लैंग्वेज दिया हुआ है। ये कहानी 10th क्लास में भी होती थी कि, है ना, समीकरण में डायरेक्ट देता था और पिता क्यों वगैरह 2 अंकों की संख्या। तो पहले उस लैंग्वेज को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा कन्वर्ट, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपका HW रह गया पूरा। अगले क्लास ये HW रह गया, ध्यान से सुनेंगे। HW में रह गया एक्सरसाइज 4.6 है ना जी, एंड मिसलेनियस, समझ में आया। मिसलेनियस मतलब मिला जुला, अभी तक जो भी है। हाँ तो मिसलेनियस बना, उसको पूरा करके आना है। बात समझ में आया। संडे को क्लास होगा कि नहीं होगा, वो इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बच्चे।